देखा जाए तो एक दशक पूरा हो गया। बदलाव की बयार जो हमेशा चलती रहती है इस दौरान भी चली, लेकिन 2019 में कारोबारी जगत के लिए ये बदलाव कुछ ज्यादा ही तेज थे। 90 के दशक में जहां विश्व एक ग्लोबल विलेज में तब्दील होता नजर आया, तो वहीं इस एक साल में इस विलेज की एकता पर सवाल खड़े हो गए। व्यापार घाटे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव ने बाकायदा एक कारोबारी युद्ध का रूप ले लिया। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच भी कारोबारी दोस्ती में दरार पड़ती दिखाई दी। दूसरी तरफ ब्रेक्जिट को लेकर भी ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में असमंजस का माहौल रहा। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया भर का कारोबार मंदा रहा। विश्व अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। देश के तमाम सेक्टर्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जब हम साल के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो चलिए डालते हैं एक नजर उन घटनाओं पर जिन्होंने भारत के सामने चुनौतियां रखी, और साथ ही देखते हैं कि भारत ने उन चुनौतियों का जवाब कैसे दिया। भारत ने जब 2019 में कदम रखा, तब आर्थिक चुनौतियों ने पैर पसार दिए थे। राजनीतिक रूप से समय मुश्किल था। समस्या थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने को था। अप्रैल में चुनाव होने थे, लेकिन अर्थव्यवस्था को जरूरत थी एक दिशा की, जिसके लिए बजट जरूरी था। ऐसे में सरकार अंतरिम बजट लेकर आई। मई में दूसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ। सरकार ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि RCEP के विकल्प को भी जांचा, हालांकि बात नहीं बनी। कुल मिलाकर कहें तो साल भर जहां एक तरफ चुनौतियां थी, तो दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर भी नहीं छोड़ी। साल 2018 की विरासत थी आर्थिक कठिनाइयां। ऐसे में भारत सरकार का मंत्र था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी विश्वास के साथ पहली नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल फरवरी में अपना आखिरी बजट या कहें अंतरिम बजट पेश किया। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली स्वस्थ नहीं थे, इसलिए बजट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई रेल मंत्री पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल अंतरिम बजट में किसानों से लेकर कारोबारी, समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ लेकर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ छोटे और पिछड़े किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। देश के अंदर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए DIPP का नाम बदलकर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड किया गया। वित्तीय घाटे को 3.4% लाया गया और लक्ष्य रखा गया कि साल 2020-21 तक इसे 3% लाया जाएगा। From the high of almost 6% 7 years ago, the fiscal deficit has been brought down to 3.4% in the revised estimate of 2018-19. The current account deficit, against a high of 5.6% 6 years ago, is likely to be only 2.5% of GDP this year. We contain the fiscal deficit, notwithstanding the Finance Commission's recommendations, increasing the share of the states from 32% to 42% in central taxes, which we accepted in the true spirit of cooperative federalism, thereby transferring significantly higher amounts to the states. इस अंतरिम बजट के कुछ ही महीनों बाद देश में चुनाव हुए और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA गठबंधन सत्ता में आया। इस बार ये गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत था। जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस तरह वो बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है।
बजट में 3 क्षेत्रों में निवेश पर खास जोर रहा। ये क्षेत्र थे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और छोटे और मध्यम उद्योगों में रोजगार। इसके लिए सरकार ने उपाय भी किए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारत माल और सागरमाला प्रोजेक्ट, जलमार्ग विकास और उड़ान स्कीम पर खास ध्यान दिया गया। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए सीधे विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई। सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI के लिए लोकल सोर्सिंग के नियमों में ढील दी गई। मीडिया और इंश्योरेंस क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि की गई। किसी कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा संवैधानिक सीमा 24% से बढ़ाकर क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव। NRI पोर्टफोलियो निवेश योजना मार्ग को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग में विलय का प्रस्ताव। सेबी सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारित की सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 35% करने पर करेगा प्रस्ताव। 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के कॉर्पोरेट कर घटाकर 25% किया गया। पहले ये दर 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए थी। कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्र 75,000 उद्यमियों के कौशल विकास की योजना और बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें 70,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया। So when we aspire to reach a $5 trillion level, many wonder if it's possible. If we can appreciate our citizens' purusharth or the goals of human spirit or pursuit, filled with the inherent desire to progress, led by the dedicated leadership present in this house, the target is eminently achievable. बजट तो शुरुआत भर थी, लेकिन निर्यात के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी था। सितंबर में सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसमें प्रमुख थे निर्यात अवधि को कम करने के लिए एक खास योजना, जिसके तहत निर्यात की गुणवत्ता बढ़ाने और तय वक्त में स्टैंडर्ड सेट करने का काम किया जाएगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। मुक्त व्यापार समझौता मिशन शुरू किया गया। इसका काम अलग से फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन से बात करना और समझौते करना होगा। एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम में कमी लाई। 36,000 करोड़ से 38,000 करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। MEIS इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इसकी जगह RODTEP अगले साल तक जनवरी से लागू होगा। The export sectors, and within the export area we are touching on labor intensive exporters, and also giving a special dispensation for promotion of handicrafts. So we expect that it will immediately impact a lot of rural artisans and also small and medium units which are on an export drive. So also the ambiguity about the continuation of MEIS is cleared. We have given a better scheme which will now take care of the requirement of support which the exporters would have needed. विदेशी कारोबार बढ़ाने के लिए जरूरी था कि कारोबारियों, उद्यमियों और निवेशकों को उनकी मेहनत का इनाम मिले। ऐसा ना हो कि वो मेहनत कर अपना कारोबार बढ़ाएं और एक सीमा के बाद उन्हें अपने बढ़े कारोबार पर ही ज्यादा टैक्स देना पड़े। इसलिए सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में भी बदलाव किए। घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटाकर 22% कर दिया गया। सरचार्ज और सेस मिलाने के बाद इन कंपनियों को कुल 25.17% टैक्स देना पड़ेगा। इस साल 1 अक्टूबर से अस्तित्व में आने वाली घरेलू कंपनी विनिर्माण में निवेश करेंगी तो उसे केवल 15% ही आयकर देना होगा। सरचार्ज और उपकर मिलाकर इन कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 17.01% होगी और ऐसी कंपनियों को भी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। We want to have more investments and make in India, which itself means a lot more investment, lot more employment generation, lot more economic activity, as a result of which economy will give us more revenue. So
This is not just a debate in terms of, oh my God, you've got this problem, your revenue collection, and therefore would you not want, don't do it or do it is not the option. In order to strengthen Make in India, obviously. भारत सरकार के प्रयासों के परिणाम भी देखने को मिले हैं। वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत ने 14 पायदानों की छलांग लगाई और 77वें स्थान से 63वें स्थान पर आ गया। आज जब दुनिया भर का कारोबारी माहौल तनाव से भरा हुआ है, भारत के लिए ऐसे आंकड़े हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जरूरत है इन हौसलों को कायम रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व कारोबारी जगत में सबसे ज्यादा हलचल अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण रही। हालांकि ये ट्रेड वॉर कई साल पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी साल 2019 में ही देखने को मिला। अमेरिका ने चीन से होने वाले आयात पर कई बार टैरिफ लगाए। जवाब में चीन ने भी ऐसा ही किया। साल खत्म होते होते दोनों देशों ने सीजफायर के संकेत देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन दो बड़ी शक्तियों के बीच खींचतान ने वैश्विक कारोबार को प्रभावित किया। भारत में भी इसका असर दिखाई दिया। And I hope we're going to make a deal with China. And if we don't, they're paying us tens of billions of dollars worth of tariffs. I look forward to working with you. As you know, we've had an excellent relationship, but we want to do something that will even it up with respect to trade. Somebody had to do it, so I'm taking on China. विश्व कारोबार की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन, दोनों के बीच कारोबारी तकरार इस साल चरम पर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल पर सबकी नजर रही। उन्होंने कई बार अपने घातक शब्द रूपी हथियारों का प्रक्षेपण यहीं से किया और चीन से आयातित सामानों पर टैरिफ की घोषणा की। चीन की भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन उतनी ड्रामेटिक नहीं थी। कुल मिलाकर नवंबर के खत्म होने तक अमेरिका ने $550 बिलियन के चीनी आयात पर टैरिफ लगा रखा था, जबकि चीन ने $185 बिलियन के अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगा रखा था। दोनों देशों की इस तकरार से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर देखने को मिला। व्यापार का विभाजन हुआ। अमेरिकी और चीनी कारोबारियों ने सस्ते आयात के लिए दूसरे विकल्प ढूंढने शुरू किए, जिससे कई देशों को फायदा भी हुआ। फायदा उठाने वाले देशों में भारत भी शामिल रहा। वो जो ट्रेड वॉर है उससे जो और देश हैं उनको थोड़ा बहुत, और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा भागीदार रहा है ट्रेड के लिए। तो और फॉर्चुनेटली अभी भी कितना भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हों विश्व के अंदर, अमेरिका ने हिंदुस्तान पे सबसे कम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, नेगोशिएशंस हुई हैं और अभी और अच्छे व्यवसाय हमारा बढ़ा है। तो एक ये जो ट्रेड शिफ्ट जो देखने को मिला है वो हमारे को, मेरे विचार में, पिछले 1.5 साल के अंदर देखने को मिला है और उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो इतना नहीं बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और निवेश पर काम कर रही संस्था UNCTAD की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ की वजह से चीन को इस साल की पहली छमाही में $35 बिलियन के निर्यात का नुकसान हुआ। अमेरिकी बाजारों में इस आयात की वजह से आई $14 बिलियन की कमी तो अमेरिकी उत्पादकों ने ही पूरी कर दी। बाकी बची $21 बिलियन की कमी को दूसरे देशों ने पूरा किया। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया ताइवान ने, जिसने करीब $4.2 बिलियन का अतिरिक्त निर्यात किया। मेक्सिको ने $3.5 बिलियन, यूरोपीय यूनियन ने $2.7 बिलियन, वियतनाम ने $2.6 बिलियन, कनाडा ने $1.5 बिलियन, दक्षिण कोरिया ने $0.9 बिलियन, जबकि भारत ने $755 मिलियन का अतिरिक्त निर्यात किया। भारत ने अमेरिका को जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त निर्यात किया उनमें थे केमिकल्स, मेटल एंड ओर्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी और दूसरी मशीनें। आंकड़े देख के भले ही लग रहा हो कि भारत इतने बड़े मौके का भरपूर फायदा नहीं उठा सका, लेकिन इसके पीछे भी कारण है। सबसे बड़ा कारण रहा भारत और अमेरिका के बीच अपने कारोबारी मतभेद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की टैरिफ नीति को लेकर काफी आपत्ति रही। उनके मुताबिक भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा शुल्क लगा रहा था। इसी वजह से जून 2019 में अमेरिका ने
जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP के तहत भारत को दी जाने वाली लाभान्वित देशों की सूची से निकाल दिया। जवाब में भारत ने भी अमेरिका से आयातित 28 उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। हम अपने देश में वही कानून बनाएं जो हमारे देश को सूट करते हैं, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हो। इंपोर्ट वो चीज़ें ना करें हम जो हम यहाँ बना सकते हैं। उनको अगर इंपोर्ट करते वो यहाँ डंप हो जाती हैं तो हमारी फैक्ट्री को उससे धक्का लगता है, हमारी इंडस्ट्री को। तो कोशिश ये करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें भारत में बननी चाहिए, और मेड इन इंडिया जो अपना नेशनल स्लोगन है उसको भी उससे हम सच कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आज नहीं तो कल कारोबारी संबंधों में भी आई ये खटास कम हो जाएगी। जहां तक अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी युद्ध का सवाल है, इसे खत्म करने की कोशिशें जारी हैं और 13 दिसंबर को दोनों देशों के बीच पहले चरण की बातचीत पूरी होने और 15 दिसंबर से लागू होने वाले टैरिफ को स्थगित करने का ऐलान किया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच ये युद्ध इतना फैल चुका है कि सिमटने में अभी काफी वक्त लगेगा। तब तक भारत के लिए मौका है अपने निर्यात बाजार को बढ़ाने का, विस्तार करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबारी तनाव या कहें कारोबार युद्ध केवल अमेरिका या चीन के बीच ही नहीं चला। अमेरिका के व्यापारिक संबंध यूरोपीय संघ के साथ भी मधुर नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार साफ शब्दों में कहा कि यूरोपीय यूनियन के देश अमेरिकी सामानों पर नाजायज आयात शुल्क लगाते हैं जो उन्हें मंजूर नहीं है, और वो उसके खिलाफ कदम भी उठाएंगे। साल बीतते बीतते हालात ऐसे बने कि अमेरिका और यूरोपीय संघ कारोबारी मैदान में आमने सामने दिखाई दिए। deal where the European Union will agree to pay a 25% tariff on all Mercedes-Benz's, BMWs coming into our nation, so we appreciate that. I'm only kidding. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मजाक को भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये बात यूरोपीय देशों को 2 अक्टूबर 2019 को पता लग गई, जब अमेरिका ने यूरोपीय संघ में बने एयरबस प्लेन पर 10% का टैरिफ लगाने का फैसला किया। ये फैसला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उस फैसले के बाद आया जिसमें संस्था ने अमेरिका के उस दावे को सही माना कि यूरोपीय संघ एयरबस को गैर कानूनी सब्सिडी देता आया है। संस्था ने अमेरिका को यूरोपीय देशों से आयातित सामानों पर $7.5 बिलियन का टैरिफ लगाने की अनुमति दे दी। इन सामानों में यूरोपीय संघ में बने एयरबस प्लेन तो शामिल थे ही, साथ ही शामिल थी फ्रेंच वाइन, स्कॉच, आयरिश विस्की और चीज। बोइंग को अमेरिका के समर्थन के मामले में यूरोपीय संघ ने एक समझौता प्रस्ताव दिया है जिससे दोनों पक्षों पर कंप्लायंस की जिम्मेदारी शामिल है। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। हम बातचीत करने को तैयार हैं और अमेरिका को वार्ता के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि एक समझौता किया जा सके। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उसने करीब $3 बिलियन की रीबैलेंसिंग टैरिफ की तैयारी कर ली थी। गौरतलब है कि यूनियन ने अप्रैल 2019 में भी अमेरिकी आयात पर करीब $20 बिलियन का शुल्क लगाने की तैयारी की थी। फिलहाल यूनियन ने साफ किया है कि अगर कोई भी देश WTO के दिशा निर्देशों के विरुद्ध जाकर कोई फैसला लेता है तो यूरोपीय संघ उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। आयोग आज यूरोपीय संघ के प्रवर्तन नियमन में जरूरी बदलावों का प्रस्ताव दे रहा है। ये उपाय सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय संघ अवैध व्यापार प्रथाओं को अपनाने वाले किसी भी तीसरे देश के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी रक्षा करना जारी रखेगा। साथ ही ये WTO और द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन के संदर्भ में विवाद निपटान प्रक्रिया को अवरुद्ध करेगा। साल 2018-19 में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच $688 बिलियन का कारोबार हुआ था, जिसे देखते हुए अमेरिका द्वारा $7.5 बिलियन का टैरिफ लगाया जाना उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने यूरोपीय देशों से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम पर भी टैरिफ लगाने की मंशा जाहिर की है। इन धातुओं से बने उत्पाद, खासकर कारों का राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार जिक्र भी किया है। अगर यूरोपीय संघ अमेरिका पर बदले की कार्रवाई करता है
और $20 बिलियन के आयात पर शुल्क लगाता है, तो अमेरिका से आने वाला स्टील, कृषि उत्पाद जैसे सूखे फल और तंबाकू, हैंडबैग, सूटकेस, ट्रैक्टर्स और कुछ दूसरे सामान यूरोपीय बाजार में महंगे हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो इस कारोबारी तनाव के चलते कई देशों के लिए नए निर्यात बाजार खुलने की उम्मीद है। एक ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है यूरोप और अमेरिका का हिंदुस्तान के प्रति देखने को मिला, वो एक बहुत अच्छा है, और उससे जो एक ट्रेड बेनिफिट आगे आने वाले टाइम में मिलेगा हमें, जो एक ट्रेड रिलैक्सेशन है, अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में, वो मेरे ख्याल से बढ़ेगी और वो अच्छा जो है हमारे को फ्रूट्स देंगे। भारत के लिए संभावनाएं तो हैं, लेकिन हमें कई मोर्चों पर अपनी स्थिति को सुधारना पड़ेगा। अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो यूरोप की कई कंपनियों ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए हैं। उनके लिए ये मौका है यहाँ अपनी क्षमता को बढ़ाने का और भारत के जरिए अमेरिकी बाजारों पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने का। ऐसा करना उन्हें वर्तमान संकट से भी उबार सकता है। इंडिया भी एक काफ़ी बड़ा भागीदार है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसमें देखने को मिला वो हिंदुस्तान बढ़ते आ रहा है। अब जो वो ट्रेड हो रही है, जब वो डिस्टर्बेंसेस होंगे तो अमेरिका को भी अब चाहिए गाड़ियाँ, जो खपत है वो करनी ही है, तो वो नेचुरली फिर वो नेक्स्ट बेस्ट के पास जाएगा। वो नेक्स्ट बेस्ट जो है फिर वो हिंदुस्तान ही आ जाता है। एक जैसे जो यूरोप है, यूरोप को सिर्फ अपनी गाड़ी बनानी नहीं है, उनकी खपत अपनी, उनकी कंजम्पशन नहीं है, तो उनको बेचनी भी है, और उनके लिए हिंदुस्तान जैसी मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है आज की डेट में भी। और अब जो हम ईवीएम के ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी कम कंपनियां हैं विश्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रही हैं। और क्योंकि अब ये मैंडेट सरकार ने दे दिया है हिंदुस्तान में, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब चेंज कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, मेरे विचार में जो ईवीएम के बेसिस पे जो व्हीकल्स आएंगी उनकी भी सेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेगी। तो वो एक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ेगा वो हमें देखने को बढ़ोतरी देखने को बढ़ेगी। और इन एनी केस जो ट्रेड इंडिया के साथ गाड़ियों का रहा है वो अब और बढ़ेगा। कारोबारी तनाव से दुनिया की विकास दर में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक इस साल दुनिया की विकास दर 2.9% रहेगी, जिसमें अमेरिका की विकास दर 2.3%, चीन की 6.2% और यूरोप की मात्र 1.2% रहेगी। 2020 में इस विकास दर के और नीचे आने की आशंका है। चिंता की बात है जोखिम, जिनके स्थायी प्रभाव हैं। चीन में मंदी, व्यापार टकराव, निवेश की कमी, ये सभी धीमी वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। जाहिर है संकेत अच्छे नहीं हैं। विश्व अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी आने का मतलब होता है मांग में कमी आना, जिसका कहीं न कहीं विश्व कारोबार पर असर पड़ता ही है। भारत को भी तैयारी करते वक्त इन संकेतों का ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में चुनाव खत्म हो चुके हैं और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद असमंजस के बादल छटते नजर आ रहे हैं। पहला, ब्रिटेन की लोकतांत्रिक सत्ता बोरिस जॉनसन के हाथ में ही रहेगी, और दूसरा, ब्रेक्जिट पर अब कोई सवालिया निशान नहीं है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से निकलने के बाद कई समीकरण बदल जाएंगे। सबसे ज्यादा बदलेंगे व्यापारिक समीकरण। नए बनने वाले समीकरणों में भारत की क्या स्थिति होगी? क्या बदलती स्थिति के मद्देनजर भारत की तैयारियां पूरी हैं? नए साल में अगर ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो भारत के ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ कैसे कारोबारी रिश्ते होंगे? इन्हीं सवालों को जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? ब्रेक्जिट अब होकर रहेगा। बोरिस जॉनसन इस बात को पहले से कहीं ज्यादा भरोसे के साथ कह सकते हैं। आखिर दिसंबर में हुए आम चुनावों में उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 364 सीटें मिली, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी लेबर पार्टी मात्र 203 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन ब्रेक्जिट को लेकर चली आ रही आशंकाएं इन नतीजों के बाद खत्म नहीं हुई हैं। लोग आज भी ब्रेक्जिट के बाद के माहौल को लेकर असमंजस में हैं। लाजमी है, बोरिस जॉनसन की जीत के बाद उनका कई जगह विरोध प्रदर्शन से भी सामना हुआ। असमंजस का ये माहौल केवल ब्रिटेन के लोगों में ही नहीं है, ब्रिटेन के कारोबारी समाज में भी
ब्रेक्जिट के बाद की स्थिति को लेकर डर का माहौल है। होंडा जैसी कंपनियां पहले ही ब्रिटेन से अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं। कई और कारोबारी घराने भी ब्रिटेन में अपनी मौजूदगी पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसका कारण भी है हाल ही में आई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च NIESR की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रेक्जिट के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 3.5% तक सिकुड़ सकती है। जो ब्रेक्सिट है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोप जो है काफ़ी हद तक इंटीग्रेट हो गया है ट्रेड के अंदर, फाइनेंशियल मूवमेंट के अंदर, और जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो कॉर्पोरेट यूरोप कहें या कॉर्पोरेट ब्रिटेन कहें उनकी, या फिर एक आम आदमी जो पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में या जो छोटा मोटा काम कर रहा है, वो अब यूरोप के अंदर करने लग गया है, यूरोप के अंदर डील करता है, यूरोपियन नेशंस को बांटता है। तो वो जो एक ब्रेक आ रहा है अब ब्रेक्सिट की वजह से, उसे काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा ब्रिटेन के लिए। ब्रेक्जिट और भारत की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले व्यापार की। 2018-19 के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच 115.64 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ, जिसमें भारत ने यूरोपीय संघ को 57.2 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि वहां से 58.43 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। भारत का यूरोपीय संघ को होने वाला निर्यात देश के कुल निर्यात का 17.33% है, जबकि आयात 11.37%। कुल मिलाकर कहें तो भारतीय कारोबार का एक बड़ा हिस्सा ब्रेक्जिट से प्रभावित हो सकता है। इसका कारण भी है, अब तक भारत के लिए ब्रिटेन यूरोपीय बाजार का द्वार माना जाता है, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद ऐसा नहीं होगा। हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं हिंदुस्तान अब वो भी बना रहा है और हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो उसकी मार्केट जो है यूरोप में अभी भी है। तो इस वजह से वो जो बेनिफिट है वो हिंदुस्तान को डायरेक्टली अब देखने को मिलेगा, पर वो एकदम से शिफ्ट हमें देखने को आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, बिकॉज यूरोप का अपना भी खपत ईस्टर्न यूरोप और जो वेस्टर्न यूरोप को मर्ज करके आया है, वो भी थोड़ा बहुत देखने को उनको मिला है, और वो बेनिफिट को वो इनकैश करने के बाद ही वो और देशों पर अब जा रहे हैं। EU हिंदुस्तान की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। अब जो हम लोगों ने आज से 70 साल पहले किया, 75 साल पहले किया, आज वो कर रहा है पिछले 5-10 सालों से, तो उनको तो बहुत कुछ सीखने के लिए है हिंदुस्तान से कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। भारत को ब्रिटेन से भी अपने कारोबारी रिश्तों को फिर से संवारना पड़ेगा। फिलहाल 2018-19 में दोनों देशों के बीच 16.87 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का निर्यात 9.3 बिलियन डॉलर के करीब है। इस कारोबार में साल 2018-19 के दौरान 16% की बढ़त दर्ज की गई। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन की जरूरतें भी बढ़ेंगी। हो सकता है कि वो जिन जरूरतों के लिए यूरोपीय बाजारों का रुख करता था, शायद उन जरूरतों को भारत पूरा कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साल 2020 कारोबार के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। चुनौतियां तो होंगी, लेकिन अवसर भी खूब मिलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था